भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आज बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा जी ने कुछ सवाल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पूछे। चीन के ऊपर थे, किसानों के ऊपर थे ये सवाल। और ये सवाल अगर था, उन्होंने पूछा कि कांग्रेस किसानों को उकसाना कब बंद करेगी, कांग्रेस चीन के सामने सरेंडर क्यों कर देती, ये सवाल थे। लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी आए तो उन्होंने एक बुकलेट जारी की। कांग्रेस ने खेती का खून नाम से एक बुकलेट जारी की। खेती का खून, अब ये खून खून पर बातचीत दोनों की हुई। जवाब उधर से भी आया, इधर से भी आया। इस पर बातचीत करेंगे। आज हमारे मेहमान जो है उनसे पहले हम तारुफ करा देते हैं कौन है हमारे साथ बीच। आज गुरुप्रकाश पासवान जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुप्रकाश जी। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कुछ देर में जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सायरा शाह हलीम हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा। प्रोफेसर संगीत रागी साहब होंगे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे साथ प्रोफेसर पुष्पेश पंत, हिस्टोरियन ऑफ फूड, हमारे साथ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब ये बताएं मुझे, अजय उपाध्याय, ये खेती का खून जो है ये बुकलेट क्या है और क्यों जारी किया गया, और ये किस किस तरफ इल्जाम लगाती हुई ये किताब है आपकी? देखिए, पहली बात है कि ये किसी पर इल्जाम लगाती हुई नहीं, सरकार की जो नीतियां हैं, जो गैर कानूनी, एक तरह से मैं मानता हूं, जिस तरह से काले कानून बनाए गए हैं और कृषि अध्यादेश जिस तरह लाए गए, और अब जो सरकार कर रही है, पूरा देश देख रहा है किस तरह बेबसी बनाम बर्बरता की ये लड़ाई एक तरह से हो रही है पूरे देश में। किसान बेबस हैं और सरकार सत्ता में बर्बर होती जा रही है। किस तरह आजीविका बनाम अवसरवादिता की लड़ाई है, और किस तरह से आत्मसम्मान बचाने की एक तरफ लड़ाई है और दूसरी तरफ सरकार जो है आत्मनिर्भरता में फंसी हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बिल्कुल, डॉक्टर साहब मैंने आपका ले लिया। बदले देश में आम जनता की लड़ाई होनी चाहिए। आम जनता की लड़ाई होनी चाहिए, मैं आपका लूंगा, क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि हम क्लॉज बाय क्लॉज, पॉइंट बाय पॉइंट्स बात करना चाहते हैं। एक मौका मैं गुरु प्रकाश जी को देना चाहता हूं, फिर मैं बाइट पे आता हूं। जी गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ये जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कभी इनके पार्टी के नेता खून के सौदागर बोल देते हैं, कभी खेती का खून बोल देते हैं। देखिए ये हम लोगों के समझ से परे है। राजनीतिक विमर्श में, राजनीतिक चर्चा में एक सम्मान का भाव होना बहुत आवश्यक है, और लोकतंत्र, हमारे संविधान के निर्माताओं ने भी इसकी चिंता की थी। देखिए निरंतर हम लोगों का जो कृषि सुधार का कानून है, अब पहले जो किसान गुरुप्रकाश जी, आप तो 47, जब आपने जवाब दिया तो आप तो 47 भी चले गए और 84 पे भी चले गए। नहीं, देखिए, नहीं, अभी इन्होंने कहा था, सोनिया गांधी ने कहा था खून का सौदागर। ये 47 और 84 की तो बात नहीं है, ये अभी की बात है। लेकिन अगर किसान मुद्दों पे हम लोग देखें, देखिए पहले तो राहुल गांधी जी का स्वागत करना चाहिए कि अंततोगत्वा उनका जो मासिक छुट्टी होता है वो वापस आ गए हैं। आज तक वो एक बार भी, देखिए उनकी संवेदनशीलता का जो परिचय है ये हम लोगों ने देखा है। उन लोगों की पार्टी ने खुद यू टर्न किया है। वो लगातार अपने घोषणा पत्र में कहते आए थे कि हम एपीएमसी को रिपील कर देंगे, एपीएमसी में रिफॉर्म करेंगे, और निरंतर देखिए यू टर्न करना ये कांग्रेस की फितरत है, कांग्रेस के डीएनए में है। लेकिन हम लोग एक बात कहना चाहते हैं कि अभी तक जितने किसान संगठनों ने कृषि सुधार का स्वागत किया है, उसके बाद अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो प्रवक्ता हैं गेरी राइस, उन्होंने कहा है कि इसके ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल्स होने होंगे। अब आप उन पे भी संदेह प्रकट करिएगा, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि जिन किसान भाइयों के मन में कोई संदेह है, कोई संशय है, 9 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, अभी आगे भी बातचीत करने को हम लोग तैयार हैं। राइट, दोनों के पक्ष आए। मैं पहले जानना चाहूंगा कि दिखाऊंगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा, उसका जवाब में प्रकाश जावड़ेकर क्यों आए, फिर डिबेट को ओपन करता हूं मैं। राइट, क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या, कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे प्रमुख पार्टी है। उसके अध्यक्ष
नड्डा जी ने सवाल क्या पूछे, राहुल गांधी भाग गए। प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो कबूल करो असफलता। लेकिन उन्होंने खेती पर सवाल पूछे, उन्होंने चाइना पर सवाल पूछे, एक का भी जवाब देने के बजाय अपनी चिरपरिचित असभ्यता का परिचय देते हुए राहुल गांधी ने कहा नड्डा कौन होते हैं मुझे पूछने वाले। अरे नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। डिबेट को ओपन करते हैं। सबसे पहले अजय उपाध्याय जी, सवाल यह है कि आप कैसे, उन्होंने कहा कि आप बीजेपी के प्रेसिडेंट को आप कहते हैं कि कौन है, इतनी बड़ी पार्टी उसके प्रेसिडेंट को आप ये कहते हैं। आपको तो जब वो कह रहे हैं कि क्लॉज बाय क्लॉज बात करने को तैयार हैं, पॉइंट्स पे बात करने को तैयार हैं, फिर क्या बात है? किसानों की बात है ना, तो किसानों को ही छोड़ दीजिए ना, फिर राजनीति क्यों? फिर नहीं, राहुल जी ने जो स्पष्ट कहा है कि किसानों के मुद्दे पर जो चर्चा हो रही है और जो होना चाहिए उस पर बात होनी चाहिए। कभी कहीं कभी कुछ कहानियों में चले जाते हैं ये लोग, इनका तो आदत है। जैसे मिसाल के तौर पे बताइए, कहाँ कहानी, कौन सी कहानी आपको, कौन सी कहानी आपको अटक रही है? हो रही है चर्चाएं, कौन सी कहानी अटक रही है? किसान का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। नड्डा साहब को आज राहुल जी की बात याद आ रही है, इससे पहले कहां थे नड्डा साहब? क्यों नहीं किसानों से बात कर रहे हैं? क्यों नहीं उनका जवाब दे रहे हैं? क्यों नहीं इस काले कानून को रद्द करके एक जो लगभग 2 महीने से लोग बैठे हुए हैं किसान इस सर्द में, ठंड हवाओं में, और देख लीजिए किस तरह 73 लोगों की जानें चली गई और एक सांत्वना के शब्द नहीं आए। राहुल जी बोलते हैं तो इनको पेट में दर्द होता है। किसानों के हित में क्या हमें नहीं बोलना चाहिए? क्या नौजवानों की बात नहीं रखनी चाहिए? गरीब मजदूरों के लिए हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए? हम उठाएंगे देश के एक नागरिक होने के नाते, देश के एक पार्टी होने के नाते, और ये सदैव चलेगा। जिसको जितना पेट में दर्द है दर्द रखे अपना। जी, मैं आपको गुरुप्रकाश जी एक बार टाइम और देता है, उसके बाद डिबेट ओपन है। जी गुरुप्रकाश जी। नहीं, देखिए किस प्रकार से सवाल का जवाब आता नहीं है। और प्रोफेसर ठीक कहा उन्होंने, जो प्रोफेसर होते हैं वो उन बच्चों से जवाब की अपेक्षा भी नहीं रखते हैं जिनके पास कोई लॉजिक, कोई रैशनैलिटी होना, जिनको राजनीति विरासत में मिली हो, जो सत्ता को एंटाइटलमेंट समझते हो, जो राजनीति पास टाइम या हॉबी के लिए करते हैं। जब चर्चा हो रही थी तब आप कहीं गायब थे, तब आपको कहीं नहीं दिखा, और आप हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि बैकडोर से ले आए हैं। देखिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे कानूनों की सूची पड़ी है। आप लोगों ने साहब आंध्र प्रदेश का बाइफरकेशन कर दिया था, पता है कितने मिनट चर्चा हुई थी? 20 मिनट की चर्चा में आपने आंध्र प्रदेश का बाइफरकेशन कर दिया। और अभी लगातार पिछले 3 दशकों से कृषि सुधार होना चाहिए, किसानों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, किसानों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये सब लोग कह रहे हैं, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं। रघुराम राजन हो, अरविंद विरमानी हो, कौशिक बसु हो, ये सब, मैं राजनेताओं के नाम नहीं ले रहा हूं, ये आपके प्रमुख आर्थिक सलाहकार थे। इन तीनों ने आर्टिकल लिख करके बकायदा इन सुधारों के लिए वकालत किया था। आप लोगों ने अपने घोषणा पत्र में, वो चाहे पंजाब के विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र हो, आपका 2019 का अंग्रेजी का मैनिफेस्टो हो, आप लोगों ने सूचीबद्ध तरीके से ये वादा किया है जनता के सामने। राहुल गांधी ने और अब उसको क्लियर किया करने जा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको क्लियर किया है। उस बात को उन्होंने कहा कि हमने डिस्ट्रॉय करने की बात कभी नहीं की, आपने तो कानून बना के, तीनों कानून लाके डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रतीक जी मुझे ये बताइए, आप एपीएमसी एक्ट को रिपील कर देंगे, इसका क्या अर्थ होता है? राइट, मैं आगे खोलता हूं डिबेट। सवाल मुझसे था शायद। जी, मैं बिल्कुल सायरा शाह, मैं बिल्कुल आपकी बात, सायरा शाह हलीम। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब अन्नदाता के जो बच्चे हैं और वो अगर शांतिपूर्वक आंदोलन करें, चाहे 26 जनवरी को करें या कोई और डेट हो, तो उससे क्या आपत्ति है? कोई मारधाड़ तो नहीं हो रही, कोई वायलेंस तो नहीं हो रहा है। तो वो अपनी जो मांगे जो हैं वो सामने रख रहे हैं देश के, और वो यही चाह रहे हैं कि तीनों जो बिल पास किए हैं उनको जो है कॉन्फिडेंस में ना लेकर वो रिपील हो जाए। उनकी मांग बहुत साफ है और वो मीडिएशन करेंगे। लेकिन भाई जो सत्ता में है सरकार, उनको समझना चाहिए कि किसानों का जो मांग है वो जस्ट है, और उस मांग को लेके अभी देखिए एनआईए ठोका जा रहा है, कभी यूएपीए ठोका जा रहा है। तो बताइए, जब किसान का कोई लीडर
वहां पे प्रोटेस्ट मार्च में भाग ले रहा है, उसके ऊपर किस तरह के ड्रैकोनियन जो है वो लॉज, उसके ऊपर ड्रैकोनियन चार्जेस उसके ऊपर ठोके जा रहे हैं। तो बताइए ये एक लोकतंत्र में ये हेल्दी है या नहीं? क्योंकि ये लोग तो उनका मांग क्लियर प्रोफेसर है संगीत और रागी, वो अब तक प्रोफेसर संगीत रागी, ये हेल्दी है या नहीं? मैं आ रहा हूं गुरु प्रकाश, मैं आ रहा हूं, ये हेल्दी है या नहीं? संगीत रागी, देखिए, हर व्यक्ति को लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार है। आंदोलन उसे करना भी चाहिए यदि उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन आपके अधिकार और आपकी स्वतंत्रता की सीमा वहीं खत्म हो जाती है जहां आप दूसरे के अधिकारों और दूसरे की स्वतंत्रता का अतिक्रमण कर रहे हैं। ऐसे लाखों गाड़ियां हैं जो प्रतिदिन दिल्ली आती हैं सुविधाओं के लिए, मेडिकल सुविधाओं के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए। यदि आप सड़कें जाम कर देंगे और आप चारों ओर से दिल्ली को रोक देंगे तो ऐसी स्थिति जो है, आप ये चाह रहे हैं कि सरकार आप पर गोली चलाए और उसके बाद आप लाशों पर अपने राजनीतिक जमीन तैयार करें, उसकी उर्वर फसल उपजाएं उस पे। आपको लग रहा है कि वो ये स्थिति है? ये नहीं किसी नहीं भी नहीं नहीं, मैं आपको रोकना चाहूंगा ये सर। बात- ये बात मैं आप कह लीजिए साहिरा, आप दूसरा- कह लीजिए, मैं उसके बाद बोल लूंगा। साहिरा कुछ कहना चाह इस लीजिए। बात से मैं सहमत नहीं हूँ, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बताइए इतनी कड़कती हुई सर्दी में बूढ़े ज़ईफ इंसान बैठे हुए हैं, महिलाएं Of course, I will give you time. बैठी हुई हैं, संगीत रागी, मैं time महिलाएं दूंगा आपको। बैठी हुई हैं, महिलाएं एकदम आंदोलन में सबसे आगे बैठी हुई हैं, और जितने भी किसान प्रतीक बैठे हुए जी। ज़ईफ हैं उनको कोई शौक नहीं है गोली बारूद के झमेले में पड़ने के लिए। उनका मांग बहुत बहुत क्लियर है कि हमें जितने भी ये 3 बिल पास किए उसका संगीत रागी आप साहब। शांतिपूर्वक से रिपील करें। रिपील कर क्योंकि संगीत ये रागी जो साहब। है एंटी राइट फार्मर सर, है, ये एंटी किसान है, ये एंटी पुअर है, उनका जो है मांग राइट। बहुत क्लियर है। साहिरा ले लिया, आपको कोई 50 पॉइंट यहाँ लिया। पे जो है देशद्रोही नहीं है, कोई एंटी नेशनल राइट। नहीं है, सब जो है अन्नदाता है और वो पूरे राइट, देश साहिरा। को खाना खिलाते हैं, अनाज उगाते हैं। राइट साहिरा जी। प्रोफेसर संगीत रागी पूरा करिए, कंप्लीट करिए। सॉरी सर। प्रतीक जी, ये आंदोलन यदि सिर्फ किसानों का आंदोलन होता तो किसानों और सरकार के बीच में वार्ता बहुत पहले सफल हो गई होती। लेकिन इस किसान आंदोलन को वामपंथी गुंडों ने हड़प लिया है। सर, ये आप आंदोलन शब्दों का वामपंथी गुंडों आप के शब्दों का अधिकार इस्तेमाल क्षेत्र में शब्दों का चला गया। इस्तेमाल शब्दों का इस्तेमाल मैं आप ऐसा सहज होकर इसलिए करें। कर रहा हूं, मैं शब्दों का जानबूझ करके इस्तेमाल कर रहा हूं। ये वे लोग हैं जो 370 पर ऐसे ही महिलाओं को और बुजुर्गों को आगे खड़े करते हैं। ये वही लोग हैं जो सीएए के खिलाफ सड़कों पर महिलाओं और बुजुर्गों को खड़े करते हैं। ये वही लोग हैं जो बाकी अन्य चीजों पर आगे खड़े कर करके लड़ाई लड़ने चाहते हैं। ये बच्चों को महिलाओं को आगे करने की जो ये काबिलियत है, ये प्रोफेशनल गुंडाइज्म जो है ये वामपंथियों की है। ये पश्चिम बंगाल में भी यही करते थे, है क्या? ये बता दीजिए शिक्षा क्षेत्र में भी यही अगर काम आप करते हैं। किसानों मैंने बोल दिया, मैंने अनुराग, आई हैव सेड इट। मैंने कहा ये शब्द नहीं अनुराग, ऐसे नहीं अनुराग, मैंने कहा ये शब्द, मैंने कहा सहजों के शब्दों का इस्तेमाल करिए। गलत बात है अनुराग, ये किसानों को गुंडा बोलना मतलब ये बहुत असंवैधानिक है। मैं अनुराग आपके पास आऊंगा, आप कंडेम करिएगा। अनुराग, मैं आऊंगा। ऑडियो डाउन, किसानों ऑडियो को डाउन। ऐसे लाइव शो में जलील नहीं कर सकते। ऑडियो ये डाउन, ऑडियो डाउन। जलील करने की बात हुई। ये प्रतीक जी ये वो लोग हैं जो राजनीति और लोकतंत्र की जमीन पर पिटे हुए लोग हैं, जो बंगाल से खदेड़े गए लोग हैं, जो त्रिपुरा से खदेड़ दिए गए आपके हैं, पास जो ऐसे लोग हैं जिनकी राजनीति जेएनयू तक सीमित हो गई है, जो गुंडाई करने के लिए तैयार है। और ये हक के लिए लड़ना लोकतंत्र का एक बहुत ही वामपंथी गुंडे हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट है। वामपंथी गुंडों को, वामपंथी पार्टियों को इस देश से ज्यादा किसी और से लेना देना होता है। संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी, ये शब्द जो इस्तेमाल हो रहा बार बार, प्रोफेसर संगीत रागी, अराजकता में ही इनका भवन तैयार होता है। जितनी अराजकता इस देश में होगी, उनकी उतनी ही जमीन उर्वर होगी।
ठीक है, आपने अब मैंने कहा इस शब्द पे एतराज था, बिल्कुल एतराज था। प्रोफेसर पुष्पेश पंत पे आना चाहता हूं। अनुराग, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा। ऑफ अरे कहाँ भैया, आप तो हमें किसानों में अनुराग होल्ड ऑन। पुष्पेश जी तो सुनना बहुत जरूरी है, हिस्टोरियन, फूड हिस्टोरियन है। सुनिए, आज इस डिबेट में उनको मैंने जानबूझ के शरीक किया है, और सुनेंगे उनको, अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। बोलेंगे, जब आप सुनेंगे तभी बोलने में काम आएगा, सहायता मिलती है इससे। मुझे लगता है कि आपकी जो चर्चा आज हो रही है वो एक हद तक मुझे निराश कर रही है, क्योंकि मेरे ख्याल में प्रसाद जी ने बात कही थी वो बहुत तर्कसंगत थी कि जब हम कोई सार्वजनिक बात करते हैं तो हमें भाषा शालीन रखनी चाहिए, मतभेद कितना ही गंभीर क्यों ना हो। बिल्कुल, आई एग्री सर, आई एग्री सर। अच्छा, इसके अलावा जब राहुल गांधी जी ने अपना भाषण दिया तो निश्चित रूप से जावड़ेकर साहब ने जो कहा उसका मैं समर्थन करता हूँ। उसमें एक एंटाइटलमेंट वाला अहंकार ध्वनित है कि नड्डा कौन होते हैं। उनको पता है कि यदि वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और कार्यकारी अंतरिम जो भी कहिए अध्यक्ष हैं, तो नड्डा साहब निर्वाचित देश की सबसे बड़ी पार्टी की, सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं, और इस तरह की भाषा का प्रयोग उनको भी बिल्कुल शोभा नहीं देता। और जहां मुझे निराशा हुई है कि जब वामपंथ गुंडई कहते हैं, तो मेरे ख्याल में वो भाषा भी शायद सहन करना कठिन है। कभी जेएनयू कह दीजिए, मैं स्वयं जेएनयू में 40 वर्ष रहा हूँ, न मार्क्सवादी था न भाजपाई था, और वहां में जल कमलवत किसी भी पक्ष का नहीं था, अकेला रहता था। मगर मुझे लगता है कि सारे जेएनयू को आप बदनाम करें, वामपंथियों को गुंडा कहते हैं, और शायद सरकार का सबसे बड़ा संकट ये है, उन्होंने शुरू से जो किया है किसानों के खिलाफ, वो गिने चुने थे, अल्पसंख्यक थे, भड़काए हुए थे। मगर आज ये कहना कि उनको लेकर कानून और व्यवस्था का प्रश्न हो रहा है, वो अन्नदाता हो या न हो, मगर जब उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था तो आज से 55-56 दिन पहले न तो गणराज्य दिवस की परेड का कोई संकट था, और न उनके ऊपर तब तक वाटर कैनन चलाई गई थी, आंसू गैस चलाए गए थे, न खट्टर साहब के साथ उनकी मुठभेड़ का माहौल तैयार हो रहा था। दुर्भाग्य से इस सरकार ने ये जब प्रयास किया है इस आंदोलन को, मैं कोई तर्क नहीं दे रहा हूँ, जितने नाम प्रसाद जी ने गिनाए, कौशिक बसु हो, रघुराम राजन हो, अरगड़िया हो, अरविंद सुब्रमण्यम हो, वो सब आज कभी जब किसानी के सुधारों का समर्थन करते थे, आज उन्होंने इन कानूनों के विरोध में भी लेख लिखे हैं और कहा है। मुझे ये नहीं लगता कि IMF से कोई सर्टिफिकेट लेने की हमें जरूरत है। मेरा सीधा साधा ये मानना है कि भारत के संविधान में शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार हर नागरिक को है, जिसमें प्रदर्शन भी है, आने जाने का भी है। मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो बहुत तर्कसंगत है कि अब यदि कानून और व्यवस्था का प्रश्न है तो दिल्ली की पुलिस तय करे, जो सीधे सीधे गृह मंत्रालय के नियंत्रण है। और मेरे ख्याल में कितना बल प्रयोग हो, कितना बल प्रयोग न हो, वो लोग चश्मदीद गवाह उसके होते हैं। मगर ये मानना कि इस देश को जो लोग, जो रागी जी कह रहे थे कि पिटा हुआ वामपंथ है, तो फिर उनसे इतना डरना क्यों? सारे कानून आपके पास हैं, तो समूल उन्मूलन क्यों नहीं इन वामपंथियों का हो जाता? वो अर्बन नक्सलाइट हो, वो खालिस्तानी हो, वो पाकिस्तान के एजेंट हो। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक इस सरकार से ये हुई है कि उसने जिन वरिष्ठ मंत्रियों को भी ये काम सौंपा, उन्होंने उसका निर्वाह ठीक से नहीं किया है। राजनाथ जी बहुत देर से, जो कृषकों के समर्थक भी कहे जा सकते हैं, कृषक किसान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी कहे जा सकते हैं, बहुत देर से प्रकट हुए। जो मेरे ख्याल में कृषि मंत्री थे वो इस लायक नहीं थे, और कभी आपने उसका इतना अवमूल्यन कर दिया कि संयुक्त सचिव मंत्रालय का बातचीत करेगा, फिर बातचीत कभी स्थगित हो जाएगी, कभी आप उन लोगों को बुलाएंगे जिनको बहिष्कृत कर चुके हैं किसान। मुझे लगता है कि ये आंदोलन कितना ही इसको आप बदनाम करने की कोशिश करें, इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो कर रहे हैं सब वो अपराधी हैं, देशद्रोही हैं, विरोधी हैं। और बार बार ये कहना कि वामपंथियों ने इनको भड़का दिया है, इनको भड़का दिया है खालिस्तानियों ने, तो अब तक तो कोई ऐसा अप्रिय प्रसंग इस आंदोलन में राइट सर, टेकन योर पॉइंट सर, टेकन योर पॉइंट, वेरी वेल टेकन योर पॉइंट। अब सर रागी साहब मैं आ रहा हूं, अनुराग एक उनको एक क्लेरिफिकेशन दे दे, उसके बाद में आ रहा हूं, अनुराग आ रहा हूं क्लैरिफिकेशन। अनुराग ऑफ कोर्स, मैं इतनी देर से, आपने मुझे एक मौका नहीं दिया, तो आप बोल दीजिए ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। अरे 18 मिनट हो गए, आप कह रहे चांस देंगे, समाजवाद आप कौन सुनेगा जब यहाँ पे नहीं? मैं आपके समाजवाद को समझ रहा हूँ अनुराग, मैं समाजवाद को समझ रहा हूँ। यहाँ बिना हल्ला मचाए इस देश में कोई सुनता है? चैनल नहीं सुन रहा है तो किसानों की सरकार कहाँ से सुनेगी? किसान अगर हल्ला नहीं मचाता तो कहाँ से सुनता है? यहाँ आप नहीं, आप समाजवादी हैं, किसान की, आप समाजवादी हैं, आप समझेंगे
संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी, मैं आ रहा हूँ प्रोफेसर संगीत रागी। प्रतीक जी, पुष्पेश पंत जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनके एक एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, जब मैं जेएनयू के गुंडे की बात करता हूं तो उसमें मैं पूरे जेएनयू को नहीं घसीटता। मैं भी जानता हूं उसमें बहुत वो एक अपवाद है, लेकिन पुष्पेश पंत जी और हम दोनों विश्वविद्यालय से आते हैं। जेएनयू की राजनीतिक संस्कृति में क्या है उससे वह भी वाकिफ है, हम भी वाकिफ हैं। दूसरी बात, जब मैं वामपंथी गुंडे शब्द की भाषा का प्रयोग करता हूं, बहुत हार्श वर्ड होता है, मैं सच बोलता हूं, मुझे भी ऐसा मन नहीं कर रहा था। लेकिन जहां पर जब आप ले जाकर के गोधरा से लेकर के शरजील इमाम के नारे लगवाते हैं, वह भी किसान आंदोलन के दरमियान, जब बब्बर खालसा के साथ आप खड़े होकर के झंडा लहराते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, तब मैं ऐसी बात कहने के लिए मजबूर होता हूं। और मैं पिटा हुआ वामपंथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पिटा हुआ वामपंथ अब सारी नक्सल तक ही सीमित रह गया है। वो लोकतंत्र की जमीन पर पिट चुके हैं। लेकिन देखिए, जहां अनिश्चितता का माहौल होगा, जहां अराजकता होगी, वामपंथ की जमीन वहीं उर्वर बनती है। राइट, ठीक है सर, तो क्लैरिफिकेशन अनुराग। अनिश्चितता, देखिए, ये सारी चीजें तय करना, अब रोकिए, उनको बहुत हो गया। विरोध पर खड़ा करना है, यही कारण है कि मैंने इस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है सर, ठीक है अनुराग। देखिए, कमाल की बात आपने देखी। अगर किसान अपने अधिकार के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो खालिस्तानी पाकिस्तानी गुंडा बन जाएगा। अगर जेएनयू या स्टूडेंट अपनी आवाज उठाएगा न्याय के लिए, रोजगार पाने के लिए, रोजगार की बात करेगा, तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग में आप कन्वर्ट कर देंगे। अगर कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति, चाहे एमपी हो, एमएलए हो या मंत्री हो, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, दूसरी पार्टी का होगा, अगर बीजेपी उसके ऊपर ईडी सीबीआई की इंक्वायरी लगाएगी, लेकिन बीजेपी में शामिल हो जाएगा तो गंगा नहा लेगा, उसके ऊपर कोई बात नहीं। जैसे आप वेस्ट बंगाल में कितने एमपीओ के ऊपर आपने देखा। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार ये बताए, किसान या खालिस्तानी पाकिस्तानी गुंडे, जो यहाँ का युवा जो रोजगार मांगता है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का, जो यहाँ राजनीति कर रहा है, बीजेपी के खिलाफ बोलता है, उसके ऊपर में आप सीबीआई ईडी की इंक्वायरी लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो वैक्सीन के खिलाफ अगर कोई बात करता है कि आप साइकिल से लेके जा रहे हो, वैक्सीन सुरक्षित नहीं जा रही है, तो आप उसके खिलाफ बोलना शुरू करो। मैं कहता हूँ, आप चाहते क्या हो देश के अंदर में? आप चाहते हो देश का कोई वर्ग बोले नहीं, महिला पे अत्याचार होता है, होता रहे, हाथरस घटना होगी, हो जाए, चुप बैठा रहे सब लोग। यहाँ पे बदायूं की घटना हो जाए महिला के साथ, सब चुप बैठ जाए। यहाँ रोजगार ना मिले, लोग चुप बैठ जाए। किसान आंदोलन ना करे, वो भी चुप बैठ जाए, अत्याचार सहता रहे। मतलब आप चाहते हो कि सरकार जो अत्याचार करना चाहती है इस देश की जनता के साथ, हर वर्ग के साथ सब अत्याचार सहते रहे, और ये सरकार वो अंग्रेजों की तरह राज करती रहे, और घोड़े लेके बंदूकों के साथ अत्याचार लोगों पे बंदूकों से उड़ाते रहो लोगों को, या उन पे कानून की कार्रवाई करते रहो। कमाल की सरकार है। अब तक आपको एनआईए वाले नहीं नजर आए। इतने दिन से 40 नेताओं में, किसान नेताओं पे अपने एनआईए की कार्रवाई कर दी। क्या इतने दिनों से एनआईए क्या करी थी? सो रही थी देश के अंदर में। एनआईए पे क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि अगर 40 किसान नेता के ऊपर एनआईए की कार्रवाई, राष्ट्र से उनको सुरक्षा से खतरा था, तो इतनी इसके पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों इंतजार करते रहे कि किसान आंदोलन होगा, किसान आंदोलन जब 50 दिन का हो जाएगा तब एनआईए की कार्रवाई होगी? मतलब इसके बाद एनआईए सो रही थी। इससे साफ जाहिर होता है सरकार सिर्फ अपने सरकारी जो एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल कर रही है, और कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। अगर इस्तेमाल नहीं करती तो उसके पहले कार्रवाई उनसे होगी होती, और जो खालिस्तानी पाकिस्तानी जो गुंडा है उस पर एक्ट लगाइए, जेल में डालिए। किसने आपको रोका है? सिर्फ बोलने के लिए थोड़ी है। आप कार्रवाई, आपके पास किसी का प्रूफ आपके पास है नहीं, कार्रवाई आप करेंगे नहीं, खाली गाल बजाएंगे। गाल बजाने के लिए आप है, किसी को बदनाम करने के लिए है, संगठन तोड़ने के लिए है। ये भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल करना चाहती है, अंग्रेजों का दूसरा रूप है, अंग्रेजी जैसा हुकूमत यहाँ कराना चाहती है। ये तानाशाही सरकार बन चुकी है। लोकतंत्र पे इसको कोई विश्वास नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, डेमोक्रेसी के लिए कोई खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। ठीक है अनुराग, भाषण का समय नहीं, तर्कों पे बात होगी। जी बिल्कुल, जी तर्कों पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, एनआईए की कार्रवाई नहीं हो रही है, एनआईए की कार्रवाई नहीं हो रही है, बताइए ना। इसके पहले एनआईए क्या कर रही थी? मैं पूछता हूँ आपसे, इसके पहले एनआईए क्यों नहीं थी? गुरुप्रकाश जी, मैं आप ही के पास अनुराग जी, अब बात सुन लीजिए। देखिए आप, आप समाजवादी हैं। समाजवाद का एक अर्थ होता है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अपना भाषण आपका पूरा हो गया, तो अब मेरी बात सुन लीजिएगा आप ध्यानपूर्वक। भाषण नहीं, निरंतर 9 दौर की बातचीत हो चुकी है।
नहीं अरे मैं आंखें खोल रहा हूँ, आपकी एनआईए आंखें की तो कार्रवाई खुली हुई बताइए है। ना, मैं छोड़िए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बातचीत नहीं अरे आप एनआईए की फिर कार्रवाई से इसके आप पहले ऐसे क्यों बार नहीं बार की? नहीं बार हाँ ऐसे नाम दखल जवाब देंगे, दीजिए, सर की हस्तक्षेप बात करेंगे तो कीजिए, ये उचित सर की तरीका बात नहीं नहीं, है। आप इधर उधर ये भाग रहे हो। उचित तरीका ठीक है, नहीं है। नहीं मैं 9 आपको दौर की बता रहा कार्रवाई हूँ, मैं पूरे आपको बता हिंदुस्तान रहा को हूँ, पता है ये कि 9 उचित दौर तरीका की नहीं, मैं बातचीत डिबेट हो कर रहा चुकी हूँ है आपसे। और रिजल्ट नहीं जीरो है। देखिए ऐसा आप है बताइए कि अब एनआईए या की तो आप कार्रवाई ऐसे से धारा सवाल का बोलते जवाब तो रहेंगे, सुनो अनुराग। न्यूज़ 18 के हाँ दर्शकों के अनुराग, साथ ये जवाब अन्याय नहीं दे होगा। रहे, अनुराग, 9 मैं दौर बता की रहा हूँ कार्रवाई आपको। बता रहे हैं। देखिए एनआईए ये इसके किसी पहले प्रकार क्या का ये करे, डिबेट किसका करने जवाब का अनुराग, देंगे? तरीका नहीं होता अनुराग, है। सवाल का समाजवादी जवाब तो सुनो। पार्टी के जो प्रवक्ता अरे हैं जवाब ये देते नहीं है, नहीं सवाल आप तो पूछ अनर्गल लिया। बातें कर रहे हैं आप। अरे आप देखिए कह नहीं रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ नहीं, आपसे देखिए ना, ऐसा है कि मुकुल राय आपकी इसके पार्टी पहले में नहीं, मुकुल राय के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने तो मुकुल राय को वहां पे नोटिस भेजा था, सीबीआई की इंक्वायरी हो प्रतीक रही जी थी, आप इनको अब क्या समाप्त पाक कर साफ लेने हो दीजिए, गए उसके जब से बाद मैं टीएमसी में, बोलूंगा। जब से बीजेपी में आ गए? अनुराग, बताइए ना, अनुराग, कब पाक साफ हो अनुराग गए? भदौरिया, अनुराग भदौरिया, नाउ प्लीज लिसन, नाउ प्लीज लिसन। नहीं डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मेरा नाम तो पूरा होना चाहिए ना। अब वो तो कृत्यों से पता चलता है कि डॉक्टर कहाँ है नहीं, या देखिए, कैसे ऐसा कहा है। है। तो कह तो रहा हूँ बराबर, डॉक्टर ही तो कह रहा हूँ मैं। आप चुप ही नहीं होते डॉक्टर साहब। नहीं, कृत्यों प्रतीक से जी, होता है, व्यक्ति तो पहचाना जाता है अपने प्रतीक कृत्यों जी से। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी। अरे नाम तो अनुराग भदौरिया ही है ना। इन्होंने डॉक्टर तो एक डिग्री अरे हुई है ना भैया, भाई। अरे भारतीय जनता पार्टी का बड़ी मामला मेहनत। है यहाँ पे बड़ा। प्लीज साइलेंस, नहीं, प्लीज पहले साइलेंस। में अरे लिखता इतना नहीं था। धारा प्लीज प्रवाह प्लीज ये प्लीज बोल प्लीज रहे पार्टी ने हैं। ऑडियो डाउन, बताया ऑडियो कि डाउन, आपका ऑडियो डाउन, परसेप्शन अच्छा होना ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। बड़ी मेहनत के बाद आती है डॉक्टर की डिग्री। जी जी पासवान साहब जी, डॉक्टर जी। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये धारा प्रवाह बोलते हैं और किसी और को बोलने का अवसर नहीं देते हैं। समाजवाद का ये भी अर्थ हो कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इनके पार्टी के नेता जब संसद में समिति में बोलते हैं कि भाई एपीएमसी में रिफॉर्म होना चाहिए, तब ये लोग कहां जाते हैं? यूटर्न पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, तो अगर दूसरे जो इनके दल के लोकप्रिय नेता हैं वो कहीं और जाना चाहें तो उसमें क्या समस्या होनी चाहिए? अगर मुकुल राय को घुटन महसूस हो रही थी तृणमूल कांग्रेस में तो आना चाहते तो उनका स्वागत है, लेकिन यहां बात किसानों की हो रही है और वो कुछ भी यहां पे बात कर रहे हैं। उनके दल के नेता बोलते हैं कि आप वैक्सीन लगाओगे तो नपुंसक हो जाओगे, भ्रम फैलाते हैं, भ्रांति फैलाने का काम करते हैं और कोई दूसरा काम नहीं है इनका। देखिए निरंतर जैसा आरोप अनुराग जी ने लगाया है, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने 9 दौर की बातचीत की है और ऐसा नहीं कि देश में पहले आंदोलन नहीं हुए हैं। 1966 में भी आंदोलन हुआ था, साधुओं का आंदोलन हुआ था, साधुओं की नृशंस हत्या करवा दी थी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। और अभी देखिए आप, अन्ना आंदोलन हुआ था, कितना आपने उन्हें बातचीत किया था, कितना समन्वय दिखाया था, कितनी आप लोगों ने संवाद की प्रक्रिया दिखाई थी? कुछ भी नहीं किया था हम लोगों ने। 1995 से लेकर के 2015 तक, 1995 से 2015 तक लगभग 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। 1995 से 2015 तक लगभग 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। उसका जिम्मेवार कौन है? जब चिंता होती है उन किसानों की जो 86% किसान है, जो कम भूमि वाले किसान है, जो भूमिहीन किसान है, जो वंचित किसान है, जो दलित किसान है, जो बंधुआ मजदूर के तौर पे काम कर रहा है पंजाब में, उसकी चिंता कौन करेगा? 6% की चिंता तो आप करते हैं, बाकी 86% जो है उनकी चिंता कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी निरंतर कहते हैं अंत्योदय पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, जो वंचित किसान है। आज बिल्कुल तक आप लोगों ने उनकी चिंता नहीं प्रकाश की। जी, आपकी बात निरंतर आपकी बात सही है, लेकिन ये सवाल प्रश्न उतना ही बड़ा, ये भी महत्वपूर्ण है कि 6% जो किसान है, जो सड़कों पे बैठा है, जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको आप क्या छोड़ देंगे? क्या अंतहीन छोड़ देंगे? क्या नहीं छोड़ सकते ना, नहीं कर सकते सोसाइटी। अरे अगर वो बहुत महत्वपूर्ण घटक है, बहुत महत्वपूर्ण घटक है। और अगर आप छोड़ते हैं तो फिर एक खतरे को आप दावत देते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको देखना पड़ेगा। मैं नहीं कहा था कि पंजाब में खेती नहीं हो सकती, हरियाणा में खेती नहीं हो पाएगी, अगर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग नहीं जाएंगे काम करने। ये मैंने कहा आपसे, ये बात सच है, लेकिन आप क्या 6% को छोड़ देंगे? सवाल तो ये भी है ना गुरु प्रकाश जी। प्रतीक जी छोड़ने की बात कौन कर रहा है? छोड़ने की बात कौन कर रहा है? छोड़ने की बात होती तो हमारे सरकार का यही कह रहे हो कि उसकी बात ही मत करो। पीयूष गोयल जी है, नरेंद्र तोमर जी है, 9 दौर की बातचीत हो गई है, 9 दौर की बातचीत हो गई है, 9 राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो चुके हैं। अगर छोड़ने की बात कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके कहा है, विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा कि आप आइए, आपके मन में बहुत जल्दी से शॉर्ट जवाब दीजिए, मैं ब्रेक पे जाना चाहता हूं। अनुराग जी बहुत जल्दी शॉर्ट जवाब। लेकिन मैं इनसे कहता हूं इसके मतलब इनके मंत्री फेल हैं जो 9 दौर की मीटिंग के बाद नहीं समझ पा रहे हैं। अनुराग बातचीत चल रही है, अनुराग बातचीत पुष्पेश जी ने कुछ कहा। अनुराग पुष्पेश जी ने इसी पॉइंट पे बोला था, आप ही के पॉइंट पे बोला था। 35 करोड़ लोगों की सरकार है, इसके मतलब जो सरकार है, चिंता करना हमारा ये कर्तव्य है। ये लोग निरंतर ये जमींदारों की बात करेंगे, लैंडलॉर्ड की बात करेंगे, बड़े किसानों की बात करेंगे, लगातार हम लोग बात दोनों को रोकना चाहूंगा। बात सर दरअसल यही नहीं है सिर्फ कि गेहूं की और धान की बात हो रही है, उसमें 21 सेक्टर शामिल हैं, तमाम सारे लोग हैं, सबके इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है बिल में, तो सारे को लेकर सारे पहलुओं को गौर करके बात होनी चाहिए। ये भी पॉइंट आपका सही है। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। सीधे बहस की तरफ चलेंगे क्योंकि पैनल आज बड़ा है और उसमें बातचीत के सिलसिले को जोड़ना है। कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ रुख करना चाहेंगे।
आज राहुल गांधी ने ये बात कही कि मैं नरेंद्र मोदी या बीजेपी से नहीं डरता, ये लोग मुझे हाथ नहीं लगा सकते लेकिन गोली मरवा सकते हैं। मैं उपाध्याय जी कांग्रेस प्रवक्ता पास आना चाहता हूं। दरअसल ये बात कहां पे बिगड़ कहां रही है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि किसानों को उकसाया जा रहा है और उकसाने में आपकी पार्टी का भी हाथ है। अब सवाल ये है कि इस तरह की बातों से तो बात बनती हुई नहीं बल्कि बिगड़ती हुई नजर आ रही है। उपाध्याय जी। नहीं, देखिए प्रतीक जी, पहली बात तो किसानों को उकसाने की बात, ये तो किसानों को क्या क्या नहीं कह रहे हैं कि अफगानिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, चाइनीज एजेंट हैं, माओवादी हैं। अभी देखिए उनके यहाँ पे साथी जो हैं आरएसएस के, वो क्या कहते हैं, ये वामपंथी गुंडों का ये साजिश है। तो ये जो बोलना चाहे बोले, इनको सभी चीज़ों की स्वतंत्रता है। दुख इस बात का है। दूसरी बात, अभी इनके प्रवक्ता और पूरा देश का जो सरकारी मीडिया है वो क्या कहने में लगी हुई है कि 6% किसानों का ये आंदोलन है। क्या मैं पूछना चाहता हूं, ये 6% नहीं 42 जो 62 करोड़ किसान है वो जब रोड पर आएंगे तब मोदी जी की जो ये कुंभकर्णी निद्रा है वो जगेगी। कोई भी आंदोलन, क्या पूरे लोग, पूरे देश के नागरिक रोड पर आते हैं तब आंदोलन खत्म होता है? मैं कहता हूं आज लगभग 73 साल के बाद में मैं सीधे जानना चाहता हूं, मैं आपको सीधे मैं आ रहा हूं प्रोफेसर रागी, मैं आ रहा हूं, मैं सीधे रुक आपका जानना चाहता हूं 70-73 कि ट्रैक्टर रैली, किसान संसद, पहले ट्रैक्टर रैली से उसके बाद किसान संसद और महाराष्ट्र में किसान संसद करना, ये उसी का हिस्सा है? मैं जानना चाहता हूं, आपका रुख जानना चाहता हूं। नहीं, ये बताइए देश में, ये बताइए एकदम 2014 में जो हमने कहा था कि किसानों के भूमि को छीनने के लिए आप कानून लाएं और उसके विरुद्ध यदि हमने आंदोलन किया, तो आप ठीक कह रहे हैं। हम तो उस समय से कर रहे हैं, भट्टा परसोल में भी हमने आंदोलन किया। क्या वो कहीं ना कहीं सरकार के विरुद्ध आंदोलन था, इसलिए देशद्रोही आंदोलन ये कह देंगे हमें? हमने तो लगातार कहा कि आप जो है इनको डबल इनकम इनको दीजिए, इनका जो सीटों पर जो है इनको जो होना चाहिए, मिलना चाहिए वो दीजिए। सरकार लगातार विड्रॉ करती रही। आज ये 3 काले कानून जब लाने की बात है, ये अध्यादेश जिस तरह से लाया कोरोना के समय में, क्या कांग्रेस पार्टी मैं आपको एक रेफरेंस आपको दे देता हूं। कोरोना के टाइम लाएंगे, मैं आपको एक रेफरेंस रैली की बात आप करते हैं। राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, किसानों के उनके हित के लिए, जनता के प्रोफेसर आगे मैं आ रहा हूं हम चाहते हैं प्रोफेसर आगे कल्याण हो और देश का गुरुप्रकाश हित में आ रहा हो। हूं, गुरुप्रकाश में आ रहा हूं। पूरी बात है। प्रोफेसर संगीत रागी कुछ कह रहा हैं जी। देखिए जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बोला, तो मेरा तो मन प्रश्न करने का हो रहा है कि राहुल गांधी होते कौन है प्रश्न करने वाले? एक सांसद ही तो है। जब आप ये सवाल पूछते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि ये तो कोई बात नहीं। मैंने एक तर्क के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं राहुल गांधी की दवा उन्हीं को पिला रहा हूं। राहुल गांधी होते कौन है? एक सांसद, चूंकि वो गांधी परिवार के वारिस हैं, एक फेलियर आदमी। नहीं आप ये कैसे नहीं उनके संगीत रागी आप बहस करिए प्रोफेसर संगीत रागी आप बहस करिए। प्रोफेसर राग संगीत जी, जरा प्रोफेसर शब्द लिखा हुआ है, कम से कम इतनी बेसिक नैतिकता दिखाएं कि आप प्रोफेसर भी हैं। आप कौन होते हैं? आपकी क्या औकात है? वो बेसिक आदमी है तो आप अपनी औकात जरा बताएं प्रोफेसर रागी। मुझे अनाप शनाप किसी को कुछ भी बोलने के लिए आप यहाँ पे चैनल पर आ जाते हैं, सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए। आप कौन हैं? आरएसएस के दलाल हैं? अजय उपाध्याय भावना फैलाते हैं देश में। नहीं अजय उपाध्याय ये विश्लेषक का काम है। कुछ भी अनर्गल वार्तालाप नहीं मैं प्रोफेसर के बाद चला जाऊंगा। नहीं कभी किसी को ये गुंडे कहते हैं चैनल पर, नहीं किसी को क्षमता दिखाते हैं। भैया आपकी क्षमता क्या है प्रोफेसर रागी? करते रहता है। कहां से कैसे? ये कोई बहस का स्तर नहीं है पर भी आपको इस पैनल में दुख लगता है ऐसे लोग डिबेटर के तौर पे और आरएसएस का पक्ष रखते हैं देश में। नहीं मैं सारी ऑडियो रोकना चाहता हूं, सारी लोगों की ऑडियो रोकना चाहता हूं। इस पैनल में 4 लोग ऐसे हैं जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा या प्रोफेसर है। वो 4 लोग ऐसे इस पैनल में बैठे हुए हैं। और मैंने तो सोचा था कभी बहुत मुश्किल से ऐसा स्थिति आती है कि इतने पढ़े लिखे लोग मिल जाएं। एक प्रोफेसर हैं, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2 लोग हैं,
एक ने तो कह ही दिया मुझे कि आप मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा करिए, बोलिए मुझे। और उपाध्याय जी, आप भी डॉक्टर हैं, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। मैं बहुत बहुत शालीनता के साथ रोकना चाहूंगा। पुष्पेश पंत जी, पुष्पेश पंत जी, पुष्पेश पंत जी जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है जहां से बात शुरू हुई थी वहां से हम भटक गए हैं। पहले तो हम अपनी बुद्धि पे संयम रखें, और कितना ही हमारे मन में दुराग्रह हो या पक्षधरता हो, मेरे ख्याल में जब हम किसी सार्वजनिक समाज में हिस्सा लेते हैं तो ये कहना कि तुम्हारी औकात क्या है या तुम कौन होते हो या वो कौन होता है, इससे बचना चाहिए। मुझे लगता है मेरी थोड़ी असहमति प्रोफेसर रागी के साथ निश्चित रूप से है कि राहुल गांधी बिल्कुल ही असफल व्यक्ति हों, और ये कहना कि वो सिर्फ क्या है, एक सांसद हैं, तो क्या सांसद अपने आप में काफी है सर? सांसद अपने आप में होना काफी है, अपने आप में काफी है सर सांसद। मेरा कहना है कि वो सांसद भी ना होते, वो हारे हुए होते, वो मूर्ख। पुष्पेश जी, मैंने सिर्फ इसलिए ऐसा कहा कि राहुल गांधी जी ने नड्डा जी के लिए ऐसा प्रश्न किया, उसी पर मैंने प्रश्न किया। ये मेरा प्रतिप्रश्न था। पुष्पेश जी ने उसे कहा, ये मेरा प्रतिप्रश्न था। वैसे मैं आपसे सहमत हूं कि एक भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसे सवाल उठाने का अधिकार है। मैं इससे सहमत हूं। नहीं, फिर मुझे आगे बात आपसे इस विषय में कोई असहमति हो ही नहीं सकती। यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि इस भारत में एक अदना नागरिक को भी प्रश्न पूछने का अधिकार है, और उससे कोई ये न कहे कि तेरी औकात क्या है, होता है, तू पढ़ा लिखा कितना है, तू प्रोफेसर है कि नहीं है, इसमें कोई असहमति नहीं हो सकती है। और आपने कहा था कि मैं राहुल गांधी की दवा उन्हीं को पिला रहा हूं, मगर मुझे लगता है कि ये शोभा नहीं देता कि वो, यदि वो कोई अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं तो मेरे ख्याल में उनको खारिज उत्तर प्रदेश की जो उनकी पॉकेट बरो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वहां से कर ही दिया गया था। अब ये सारी बातें मेरे ख्याल में निरर्थक हैं कि वो छुट्टी कहाँ मनाते हैं, कितने दिन हाजिर गैर हाजिर रहते हैं। सर कोई इररिलेवेंट है सर, ये इररिलेवेंट है, बातें इररिलेवेंट है। मुझे लगता है कि बातों को सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में गुरु प्रसाद जी बहुत तर्कसंगत आपत्तियां उठा रहे थे आंदोलन के बारे में, मगर कुछ बातें हैं जो याद रखने लायक है कि यदि आज सड़कें रुकी हुई है दिल्ली आने जाने की, तो वो सिर्फ इस कारण नहीं रुकी हैं कि किसान वहां अपनी इच्छा से बैठे हुए हैं। जब वो दिल्ली मार्च कर रहे थे तो उनको रोकने के जो प्रयत्न किए गए वो इतने बचकाना थे कि कभी आप चले जाइए किसी एक खुली जेल में, कहीं स्टेडियम में चले जाइए, और फिर कुल मिलाकर यदि उस समय उनको आने दिया गया होता दिल्ली, तो न तो इतनी बड़ी संख्या में जमघट चारों बॉर्डर्स पे होता, न कोरोना की महामारी इस तरह भटकने का संकट होता। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोहरे मानदंडों से हमें बचने की जरूरत है कि यदि कभी आप कहते हैं कि चले जाओ अदालत में, और अदालत जब ये कहती है कि हमारा कार्याधिकार क्षेत्र नहीं है, ये तो सरकार के पाले में उन्होंने गेंद फिर फेंक दी, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि उसकी हठधर्मिता ने कि हम कानून को तो वापस नहीं लेंगे, बाकी तुम कुछ कर लो। अब किसानों की हठधर्मिता भी अब उनके मुकाबले में उतनी ही निरर्थक बचकानी है कि हाँ, जब तक हमारी सारी मांगे पहले नहीं मांग ली जाएंगी तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। मगर कहीं कहने को तो सरकार ने कहा होता कि हम परामर्श और वार्ताओं के इस दौर में कानूनों को वापस लेने की बात करने को तैयार है। शुरू से कोई आश्वासन आ गया होता किसी। गुरु प्रकाश जी जी जी, मैं संगीत रागी जी आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा। गुरु प्रकाश जी, नहीं देखिए प्रतीक जी, ऐसा है कि कांग्रेस से जो साथी प्रवक्ताएं हैं या अन्य विपक्षी दलों से जो आए हैं, मैं विनम्रतापूर्वक कुछ बातें रखूंगा और वो आग्रह करूंगा हस्तक्षेप ना करें। तर्क के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि आपके शो को पूरा राष्ट्र देखता है। देखिए 2009 और 10 में यूपीए की सरकार थी, कृषि बजट कितना था? मात्र 12,000 करोड़। आप देख सकते हैं ये शोध करके। 2019-20 में लगभग 1.5 लाख करोड़ है। दूसरी बात, 1995 से लेकर के 2015 तक लगभग 3 लाख किसान भाइयों ने आत्महत्या की है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, मैं पूछना चाहता हूं। तीसरी बात, देखिए निरंतर, और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जब 9 दौर की बातचीत होती है, सरकार का शीर्षस्थ नेतृत्व यह कहता है, प्रधानमंत्री खुद हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके कहते हैं कि भाई आपके मन में जो भी संदेह है, जो भी संशय है, उसको दूर करने को हम लोग तैयार हैं। लोकतंत्र में प्रतीक जी संवाद का, चर्चा का, विमर्श का, परामर्श का वातावरण होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की नींव ही संवाद पे रखी गई है। ऐसे बहुत सारे किसान संगठन हैं जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके पोते हैं संजय नाथ सिंह जी, उनका संगठन है ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन, जो 10 स्टेट में काम करता है। भारतीय किसान यूनियन किसान, भारतीय किसान यूनियन मान, ऐसे 10 संगठनों की सूची मेरे पास है।
आप इनकी बात को भी नकार दीजिए, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो भी इन कानूनों का समर्थन कर रहा है, आप उनकी बातों को भी नकार दीजिए। अपने आर्थिक सलाहकारों की बातों को नकार दीजिए। अशोक गुलाटी जी को एजेंट बता दीजिए, कनवत जी को एजेंट बता दीजिए, मान जी को एजेंट बता दीजिए। ये तो ऐसा नहीं है ना। माई वे और द हाईवे का जो अप्रोच है, ये माई वे और द हाईवे का जो अप्रोच है, ये बहुत ही गलत है। लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए, संवाद होनी चाहिए, और इसका बहुत ही सफल उदाहरण सरकार ने प्रस्तुत किया है। जो भी हल निकलेगा वो बातचीत के माध्यम से हल निकलेगा। लेकिन दूसरी बात यह है, देखिए हमारे देश में पहले भी जो किसान आंदोलन हुए हैं उसका एक नेतृत्व होता था। वो चाहे 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का हो, उससे पहले चरण सिंह जी का हो, उससे पहले आप स्वतंत्रता के पहले जी तो बरदोरी सत्याग्रह में सरदार पटेल जी का भी था। इस आंदोलन में आपसी मतभेद, आपसी समन्वय की कमी, कोऑर्डिनेशन की कमी, चौधरी जी का बयान हम लोगों ने कल देखा था। पहले इनका डिमांड था कि भाई तीनों लोगों को रिपील करो आप, दूसरा डिमांड था एमएसपी को स्टैट्यूटरी बनाओ, तीसरा डिमांड था पराली को आप करो, चौथा डिमांड था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी ऑर्डिनेंस जो आया नहीं है उस पर आप लोग कानून बनाओ। तो एक समन्वय होनी चाहिए, सरकार की तरफ से पूरा समन्वय है, सरकार की तरफ से पूरा कोऑर्डिनेशन है। और मैं पुनः अपनी बातों को दोहराऊंगा, सरकार के दृष्टि में वो 86% भी है और वो 6% भी है। जो एमएसपी से लाभान्वित है उनकी चिंता भी हम करेंगे, और जो एमएसपी से लाभान्वित नहीं है उनकी चिंता भी सरकार करेगी। कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने किसानों की मृत्यु हुई है, कितने किसानों का देहांत है, आपके पास आंकड़े बता सकते हैं आप लाइव सेशन में? अगर सरकार का इतना वेल कोऑर्डिनेटेड ये है, देखिए ऐसा है कि मौत पे राजनीति मत करिए, मौत पे राजनीति मत करिए सायरा जी, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए लाशों पे राजनीति मत करिए आप लोग, इतिहास माफ नहीं करेगा सायरा जी, यही तो दुर्भाग्य है। आप लोग मौत पे राजनीति कर रहे हैं, आप मौत पे राजनीति कर रही हैं, यही तो दुर्भाग्य है। देखिए सरकार के नेतृत्व में श्रद्धांजलि अर्पित की है, पूरी सहानुभूति दिखाई है, जो उनकी डिमांड है सरकार सुन रही है। आप लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, आपको देश माफ नहीं करेगा, आपको देश माफ नहीं करेगा। आंदोलन चल रहा है, आप लोग मौत पर, देहांत पर, किसानों के देहांत पर श्रद्धांजलि अर्पित करिए, राजनीति मत करिए। सायरा कोर्ट ने कहा, सायरा मैं तो पॉलिटिकल पार्टी की बात ही नहीं कर रहा, सायरा मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात ही नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का एक नजरिया था। उन्होंने कहा कि मैं ये बात कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे कि एक सलाह है, वो सलाह शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि बच्चों और औरतों को चले जाना चाहिए, वो ये कहते हैं। तो आप जिस ठंड का उल्लेख कर रही हैं उसमें तो ये सलाह भी थी। नहीं, औरतें बताइए, औरतें क्यों चली जाएं? बच्चों का मैं मानती हूँ, औरतें क्यों चली जाएं? वो देश की नागरिक नहीं है औरतें। ठीक है, आपका भी पॉइंट नहीं। आपने जब ठंड की बात कही, ठंड की बात को ही हर हक के लिए लड़ाई हुई है। पिछले साल सीए एनआरसी में दादी नानी सब शाहीन बाग पे बैठे थे, औरतें सबसे आगे थी। तो आप उनको देशद्रोही बोलेंगे? अपने हक के लिए जो लड़ेगा उसको क्या आप देशद्रोही करार करेंगे, या आप सुनेंगे उनकी बात में और शांतिपूर्वक आप लोग कुछ सुझाव आप लोग ढूंढेंगे? जब आप सुझाव ही नहीं ढूंढेंगे, जब आपको दिलचस्पी नहीं है सुझाव ढूंढने का, लेकिन आप जंग को जारी रखना चाह रहे हैं, तो बताइए बात कैसे बनेगी? आप जंग को खत्म करिए ना। उनको आप समझिए किसानों से कि इतने दिन से, इतने बुढ़ापे में, इतने ज़ईफ हैं ये लोग। आप देख लीजिए, इनकी उम्र देख लीजिए, किसी को शौक नहीं है ऐसे कंबल ओढ़कर ऐसे सड़क पर ऐसे बैठना, अपने गांव छोड़कर वो लोग टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, किसी को शौक नहीं। जब 55 दिन से ज्यादा आंदोलन हो रहा है तो सरकार को कुछ सुझाव करना चाहिए ना। कोई स्टेलमेट भी नहीं हो रहा, तो आप सोचिए कि आगे क्या करना है, कैसे हम लोग इसको काबू में करें। गोली मारना, बंदूक चलाना, अरेस्ट करना, कुछ ना कुछ चार्ज जो है ठोक देना, सेडिशन चार्जेस ठोक देना, ये जो है ये सुझाव नहीं है। आप पूछिए उनसे कि आपको क्या आपत्ति है, क्या आगे सरकार कर सकती है कि ये वो ये कहते हैं कि रद्द करिए कानून, वो कहते हैं कानून जो है मसला में कानून रद्द होना चाहिए। अब सवाल ये है कि कानून रद्द होना चाहिए, इसी पे रिपील करिए। अगर आप अब तक 55 दिन में उनको समझा नहीं सके तो तीनों जो बिल्स हैं उसका रिपील करिए। उनका जो है कहना और उनका मांग बहुत क्लियर है। प्रोफेसर संगीत रागी, ये काला कानून नहीं चलेगा, उनकी बात हमें समझ नहीं होगी। प्रतीक जी, मैं प्रोफेसर पंत जी के बातों से सहमत नहीं हूं कि किसानों के साथ सरकार ने वार्ता की कोशिश नहीं की और सरकार हठधर्मिता पर
हठधर्मिता जारी है। 9 बार वार्ता में किसानों से यही सरकार ने कहा कि इसमें कौन सी कमियां हैं, आप लिखित रूप में दे दीजिए, हम उसका समाधान निकालने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले बात हुई थी एमएसपी की, और कांग्रेस प्रवक्ता जहां बैठे हुए हैं सीटू की बात कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं होगा कि सीटू का फार्मूला क्या है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी और कांग्रेस पार्टी बस्ते में बंद करके बैठ गई थी। C1 फार्मूला तो उन्होंने दिया नहीं था, C2 फार्मूला की आज बात, या आकर के टेलीविजन चैनल पे इनको पता, ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात है, किसानों ने पहले कहा एमएसपी की बात की थी, अब एमएसपी लीगल करने की बात, आश्वासन, लिखित आश्वासन की बात की थी, दोनों बातें मान ली गई थी। तब जाकर इसमें एक पेंच लगाया गया कि अब आप इसे लीगल, आप इसको लॉ बनाइए। इस पर पहले आज तक कांग्रेस के जमाने में कभी भी इस प्रकार का नहीं हुआ। ठीक है, मैं इस पॉइंट को आगे रखूंगा, इस पॉइंट को आगे रखूंगा। एक अंतिम बात बोल दे रहा हूं कि किसानों ने स्वयं हठधर्मिता अपना ली है कि आप इसे खत्म कीजिए, नहीं तो हम आपके साथ कोई समझौता। भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर शुरू करेंगे सीधे। अनुराग भदौरिया, मैंने आपसे कहा था ब्रेक के बाद मैं आऊंगा सीधे आपके पास। जी अनुराग भदौरिया, मैं कह रहा था, ये बताइए, इसके पहले भी किसान आंदोलन हुए, अभी गुरु प्रकाश बता रहे थे, कोई ऐसा किसान आंदोलन हुआ था जिसके पहले 60 किसानों से ज्यादा की मौतें हुई हों? 60 से ज्यादा किसानों की मौतें हुई हैं। ऐसा किसान आंदोलन इसके पहले कभी नहीं हुआ। उसके बाद भी सरकार को इस बात की चिंता ही नहीं है। सरकार फिर भी दौर पे दौर लग, सरकार को पता है कि ठंड है, ठंड में किसान ठिठुर रहा है। अनुराग भदौरिया, इससे पहले अगर कोई आंदोलन हुआ है किसानों का, तो बोट क्लब वाला आंदोलन, जिसको पुष्पेश पंजी और तमाम सारे आप सारे लोग जानते हैं, वो आंदोलन हुआ है। उसका वक्त, उसका समय हम सारे लोग जानते हो। गन्ना की कटाई और गन्ने की पिराई को लेकर वो बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करके होती थी। अब सवाल यह कि इतनी भीषण ठंड में ये बात आपकी जायज है कि इतनी भीषण ठंड में किसान बाहर बैठा है, लेकिन वो बोट क्लब का आंदोलन अच्छी तरह से याद है, मुझे भी याद है। तो लीजिए, तो फिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, ये लोकतंत्र है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार तो कह रही है कि उकसा रहा है विपक्ष, सरकार कहती है विपक्ष उकसा रहा है। अरे सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहता है, इसलिए विपक्ष पे डालना चाहता है। अब विपक्ष के कंधे पे रख के बंदूक सरकार चला रही है। किसान आंदोलित हैं, किसान धरने पे बैठे हैं, वहाँ पे महिलाएं, बच्चे भी बैठे हैं, जिम्मेदार बुजुर्ग भी बैठे हैं, लगातार उनकी मौतें हो रही हैं और किसान तारीख पे तारीख दे रही है। तो सरकार तारीख पे तारीख क्यों दे रही है? और फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी सुप्रीम कोर्ट के मुंह की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखती रहती है। अरे लोकतंत्र में सरकार की भी जिम्मेदारी है कि नहीं है भाई? सुप्रीम कोर्ट तो एक बार कह रहा है कि वहाँ ठंड में लोग ठिठुर रहे हैं, परेशान, इसलिए उसने रोक भी लगा दी। जब उसने आपके कानून पे रोक लगाई, इसके मतलब सरकार को समझना चाहिए कि कानून गलत है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। तो सरकार को तुरंत अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था और सरकार को अपना रोल बैक करना चाहिए था कानून को। फिर सरकार रोल बैक क्यों करने को नहीं तैयार? फिर सरकार किसानों के लिए नहीं है तो किन के लिए? क्वेश्चन ये उठता है। इसके मतलब सरकार जाके धरना सेट गोदी में बैठ गई है। आगे नहीं। देखिए, अब आपने जब ये बात की तो पूरी बात बतानी चाहिए। सरकार ने कहा कमेटी बनानी चाहिए, कमेटी पे इतराज था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी तरफ से किसानों की कोई कमेटी बना लीजिए। उन्होंने कहा कि हम कमेटी नहीं बनानी है। तो अब सवाल पूरी बात करिए, पूरे रेफरेंस के साथ बात करिए ना। मेरी बात सुनिए, सरकार बात को इतना घुमा फिरा क्यों रही है? सीधी सी बात है कि आप किसानों के लिए कानून नहीं चाहिए, आप कानून वापस ले लीजिए, फिर आप कमेटी बनाएंगे, फिर कमेटी में सदस्य बनाएंगे, फिर तारीख होगी। इसके मतलब आप टालने वाली बात कर रहे हो। कंप्लीट करिए, फिर मैं अजय उपाध्याय आपके पास आता हूं। नहीं, असल में आप समय किल कर रहे हो। सोच रहे हो जितने दिन तक बैठे रहेंगे, कुछ दिन बाद बैठते बैठे थक जाएंगे, घर वापस चले जाएंगे, हम धरना फायदा करवा देंगे। यही तो है। अनुराग सुन लो मित्र, अरे अनुराग की जरूरत नहीं है। अभी किसानों की बात कीजिए, आपके घर वाले भी किसान हैं, मैं जानता हूं, तो आप किसानों के साथ खड़े हुए ना। कहाँ आप भी रईसों के साथ बोलिए सरकार गलत है, सरकार जो कर रही किसानों के साथ बिल्कुल गलत कर रही है। धरना सेट होके गोदी में जाके सरकार बैठ गई है, उनके लिए कानून बनाना चाहती है। बस सीधी सी बात है, आप भी आ जाइए, शामिल हो जाइए इसमें, अपने आप सरकार मान जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद। पहली बात तो मित्र अनुराग, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा है कि ये कानून गलत है। कानून पर रोक लगाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कानून गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? रोकने का मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा, कहीं तो कुछ गलत लगा उसको। कानूनी वैधानिकता के आधार पर ऐसा स्टे नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यही कारण है कि कई कमेंटेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट के स्टे की बहुत आलोचना भी की है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर इसे नहीं स्टे देना चाहिए था।
तो इसके मतलब दूसरी सुप्रीम कोर्ट बात, मानता है कानून मेरे गलत है। मित्र अरे मेरे मित्र ध्यान से पढ़ अरे मित्र सुन आप लेते ही हैं, हम बताइए एक ना, दूसरे की सुप्रीम कोर्ट बात का करने रोक आए हैं ना। लगाने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट आपके कानून से सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तभी तो रोक लगाई ना। आप नहीं बात नहीं को घुमा नहीं क्यों रहे नहीं हैं जेलेसी की तरह? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मित्र, नहीं, हर चीज को मित्र सुप्रीम कोर्ट रोक इसके लगा देती है बावजूद क्या? प्लीज नहीं, कोई भी प्लीज याचिका आप सुन लगाओगे लीजिए। गलत याचिका को, सुप्रीम कोर्ट तो रोक नहीं लगाती ना। सुप्रीम कोर्ट तो उसमें बोलती है कि नहीं हम रोक नहीं लगाएंगे। आप कई ऐसे आपने वाक्य इशू देखे होंगे जिसमें ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाती है। इसमें सुप्रीम रोक लगाया मतलब सरकार गलत है। इतना तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट तो ये उसने कहा कि ठीक है, जो किसानों के बीच में जिस पॉइंट को लेकर है, सरकार जिस पॉइंट पर लेके आना चाहती है उसके बीच का रास्ता निकाले, इसलिए भी तो रोक लगा सकती है। ये भी तो पॉइंट है। अब आप उसको कैसे व्याख्या कर रहे हैं, इस पर अनुराग बात प्रश्न है ना। आप उस चीज को, रोक को किस तरह से ले रहे हैं, ये इस पर डिपेंड कर रहा है। ले रहे हैं रोक को। मैं तो ठीक है ना, आप इस बात को ले रहे हैं जी। हिंदुस्तान जानता है। उपाध्याय जी अजय उपाध्याय। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यदि रोक लगाई है और सरकार को भी यदि इतनी खड़ी कटी सुनाई है तो कम से कम सरकार उस पर कोई कार्रवाई करती, कम से कम अपने को आत्मचिंतन करती, आत्ममंथन करती। लेकिन उल्टे जो है इतना अभिमानी हो गई है, किसानों को ही कहती है नहीं आप तो भ्रमित हैं, आप तो भटके हुए हैं, आप तो आतंकवादी हैं, आप तो चाइनीज एजेंट हैं, मायावादी हैं। अरे भैया क्या कर रहे हो? वो देश के नागरिक हैं, अन्नदाता हैं, हमारे आपके पेट को भरते हैं। वो 2 महीने से इस पूस और माघ की रात में वो सड़कों पर है ठंड में। और देखिएगा प्रतीक जी, ये पहला ऐसा आंदोलन है जो कोई कानून भारत सरकार ने प्रजातंत्र में बनाई हो और उस कानून को रद्द करने के लिए कोई इतने बड़ी मात्रा में किसान जो है सड़कों पर हो। इससे पहले एक कानून इस देश में आया था जो स्वतंत्रता से पहले था, रोलेट एक्ट। उस कानून के विरुद्ध पूरे देश के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। आज इस सरकार के विरुद्ध देश का अन्नदाता लड़ाई अपने आजीविका के लिए लड़ रहा है। अब आप जरा बोलिए, आप जरा खुद सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री जो दिन भर सिर्फ बोलते ही हैं, एक शब्द सांत्वना का, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकली। क्या यह संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है कि नहीं? क्या 70 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं इस सड़कों पर, आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं? क्या ये देश का क्या राजतंत्र है या लोकतंत्र है इस देश में? अभी गुरु प्रकाश जी बोल रहे थे कि जनतंत्र की जनभावना है। जनतंत्र में यही जनभावना है, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, नौजवानों की, युवाओं की आवाज सुनना चाहिए। आपने बहुमत लिया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि जो मन करे करें, फिर तो तानाशाही हो गई। जो मन करता है, आप कहते हैं कानून आप बनाए, रद्द करने का अधिकार आपको है, संसद को है। आप कहते हैं मैं आ रहा हूं, मैं गुरु प्रकाश जी आ रहे, मौका दे रहा हूं। कहा हम कोर्ट नहीं जाएंगे जी, ठीक है। किसानों ने कहा हम कोर्ट नहीं जाएंगे, ठीक है, कोर्ट नहीं जाएंगे, फिर भी कोर्ट चले जाओ। कमेटी पर कमेटी बनाने में लगे हुए हैं। वार्ता की बात अभी सरकार गई थी कोर्ट, प्रवक्ता मेरे भाई ने कही। अजय जी, सरकार गई थी कोर्ट कर रहे हो, किसी मंत्री क्या बोलते हैं? बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत विचार मंथन हुआ, किसानों के बीच बैठकर बातचीत हुई। अरे भैया क्या बात हो रही है? गुरु प्रकाश जी, नाउ यू प्लीज कम। 9वीं वार्ता, रिजल्ट क्या निकला? देखिए, जहां तक जनतंत्र, अजय जी मैंने आपकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुना, बात सुन भी लीजिए। काला कानून है। देखिए जिस प्रकार पुष्पेश जी, इसके बाद आ रहा हूं मैं, प्रोफेसर पुष्पेश, इसके बाद जी गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए मैंने ध्यानपूर्वक सुना अजय जी क्या कह रहे थे। जहां तक जनतंत्र और जनभावनाओं की बात है तो निरंतर आप पिछले 1-2 वर्षों में जितने चुनाव हुए हैं, जनता ने अपार जनाशीर्वाद हम लोगों को दिया है, तो उस पर किसी का संदेह नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि आज जो विपक्ष जनाधार विहीन, मुद्दा विहीन, कल्पना विहीन, नेतृत्व विहीन हो गया था, वो इस आंदोलन में अपने मुद्दे को, अपने जमीन को तलाश करने का प्रयास कर रहा है। कुल मिला के प्रतीक जी, लबोलुबाब ये है, लड़ाई यहाँ पे मुझे मालूम है अजय जी, मुझे मालूम है अजय जी, पुष्पेश जी आएंगे इसके बाद, वो जान रहे, उन्होंने पकड़ लिया वो पॉइंट। अजय जी वो पॉइंट हमने भी सुना, अजय जी वो पॉइंट हमने भी सुना, पुष्पेश जी ने भी सुना, सारे लोगों ने करने का जो लेट हिम कंप्लीट। अजय जी आप वरिष्ठ हैं भाई, लेट हिम कंप्लीट। नहीं देखिए, आप सरकार को जवाब देने का तो मौका दीजिएगा ना, आप जवाब देने का मौका दीजिए, आप जवाब देने का मौका दीजिए। ये आंदोलन किसानों का है या नहीं? मैं सिर्फ एक प्रश्न छोटा सा चाहता हूं। ठीक है, आप सुनिए, जितना हमको सुनिए बोलना है बोलिए। सुनिए डॉक्टर अजय सुनिए, डॉक्टर अजय, ऑडियो डाउन जी प्लीज कंप्लीट करिए जल्दी से जी।
नहीं, देखिए कुल, हाँ, नहीं, मैंने सुना उनकी बातों को सुना। बीच बीच में हस्तक्षेप करने की संस्कृति उचित नहीं है। देखिए, कुल मिला के लब्बो-लुबाब ये है कि ये लड़ाई यथास्थितिवाद और नवाचार की है, स्टेटस को और इनोवेशन की। लगातार सरकार ने कहा है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1 लाख करोड़ से बहुत सारे एफपीओज बनेंगे। मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं आपको। बिहार में 2006 में एपीएमसी रिपील हो गया था। बिहार का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पंजाब के एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट से कहीं अधिक है। बिहार का एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट नेशनल एग्रीकल्चरल ग्रोथ से कहीं अधिक है। यहां बिहार में सुधा शक्ति मखाना प्रोजेक्ट चलता है एफपीओ के माध्यम से। बिहार में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मखाना को पूरे देश विदेश में भेज रहे हैं। देखिए, अगर किसानों को स्वायत्ता मिले, किसानों को अरे आप या तो बीच में हस्तक्षेप करते रहिए सर, ये उचित तरीका नहीं है। गुरु प्रकाश जी, देखिए, आप बिहार की बात में डाटा गलत मत दीजिए। आप अच्छा डाटा देते हैं, लेकिन ऐसा डाटा मैं क्या डाटा गलत देता हूं? आपके समय पे देखिए, मैं बता देता हूं। देखिए, लर्निंग सर, अब या तो आप मुझे बोलने का मौका मत दीजिए। बिहार के किसानों की हालत बोलिए चिल्ला सकता हूं सर, गुरु प्रकाश जी बोलिए, बेहतर चिल्ला सकता हूं। अजय जी, शाउटिंग नहीं हो रहा है, या तो चिल्ला चोट कर ले। देखिए, पूरा गुरु प्रकाश अजय जी, नहीं, गुरु प्रकाश जी ये भी बताइएगा कि पंजाब का किसान और बिहार का किसान कंपैरेटिव अगर स्टडी कर रहे हैं आप, तो दोनों की स्थितियों की तुलना भी कर लीजिएगा। जी, नाउ प्लीज स्पीक गुरु प्रकाश जी। नहीं, प्रतीक जी, ऐसा है कि जब इन लोगों के पास जवाब नहीं होता है, तर्क नहीं होता है, तथ्य नहीं होता, तो हैकल करना शुरू कर देते हैं। ये उचित तरीका नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अरविंद विरमानी जी का पेपर है। अरविंद विरमानी जी का पेपर है लर्निंग फ्रॉम ग्रोथ एक्सपीरियंसेस। उसमें उन्होंने कहा है कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बिहार दूसरे नंबर पे, पंजाब 10वें नंबर पे है। ये मुझे समझ में नहीं आता है। प्रति हेक्टेयर उत्पाद, ये इतना सरल सा इंडिकेटर है। प्रति हेक्टेयर उत्पाद में बिहार का उपज देख लीजिए और पंजाब का उपज देख लीजिए, आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यही मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। पुष्पेश पंत जी प्लीज कंक्लूड करिए। पुष्पेश पंत जी प्लीज कंक्लूड करिए। पुष्पेश पंत जी जी। करने को बहुत कुछ इसमें संक्षेप में है। जहां तक भाजपा का एनडीए का प्रश्न है, उन्हें निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत मिला है। निर्वाचकों ने उनको प्रचंड बहुमत दिया है। और ये बात भी सर्वविदित है कि कानून बनाने का एकाधिकार संसद का है। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को असंवैधानिक मानकर खारिज कर सकता है, उसके बाद फिर संविधान में संशोधन कर या कोई अध्यादेश लाकर, ऐसा अतीत में अनेक बार हुआ है। राइट सर। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरे पास आज वक्त बहुत कम है, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना। कल फिर होगी मुलाकात। बने रहिए आर पार का वक्त।